नमस्कार, टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। 2019 के चुनाव का बिगुल बजने का में अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक खेमेबंदी की रफ्तार बढ़ गई है। दांव जोड़ तोड़ और दांव पेच का खेल कहीं छिपकर तो कहीं खुलेआम चल रहा है। राजनीतिक शतरंज में आज किसने क्या बिसात बिछाई, वो सब आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं बेहद इमोशनल खबर से। पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठतम नेता अटल बिहारी वाजपेयी को नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीजेपी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वाजपेयी जी को सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए भर्ती कराया गया है। उनका चेकअप एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की देखरेख में हो रहा है। इससे पहले रूटीन चेकअप घर पर ही होता था, लेकिन इस बार डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया है। एम्स ने बयान जारी कर कहा है कि उनकी हालत स्थिर है। आपको बता दें कि 1993 साल के अटल बिहारी वाजपेयी 9 साल से काफी बीमार हैं। वे 2009 से व्हीलचेयर पर हैं। 25 दिसंबर 1924 में जन्मे वाजपेयी ने भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए 1942 में भारतीय राजनीति में कदम रखा था। वो 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में लखनऊ से लोकसभा सदस्य बने थे। वह बतौर प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूर्ण करने वाले पहले और एकमात्र गैर कांग्रेसी नेता हैं। कुछ समय पहले ही उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वे 3 बार देश के प्रधानमंत्री भी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की बीमारी के बीच एक ऐसी खबर आई जिसने सियासी जानकारों को भी हैरान कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अटल जी का हाल जानने के लिए एम्स जा पहुंचे। हालांकि उनसे मिलने की इजाजत किसी को नहीं है, फिर भी राहुल गांधी ने उनका हाल जानने अस्पताल पहुंचने भर से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। राहुल गांधी के एम्स जाकर अटल बिहारी वाजपेयी का हाल जानने के तुरंत बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी अटल जी से मिलने पहुंचे। इसके तुरंत बाद पीएम मोदी भी अटल बिहारी वाजपेयी की खैर खबर जानने के लिए एम्स गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह तो एम्स में ही कैंप कर रहे थे। एम्स की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक वाजपेयी जी को आज रात एम्स में ही रखा जाएगा। कल उनके स्वास्थ्य की जांच के बाद उनकी छुट्टी पर कोई फैसला लिया जाएगा। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन के पास, जो एम्स से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी अभी मालूम पड़ा था लालकृष्ण आडवाणी जी पहुंचे हैं, क्या ये सच है रजत? जी बिल्कुल, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी यहाँ पहुंच गए हैं। हम लोग एम्स से थोड़ा आगे हैं। अभी यही खबर आ गई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकले, उसके बाद ही रूट लग गया था पीएम का। पीएम यहाँ से निकल गए, उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी एम्स पहुंच गए हैं। लगभग दीपक जी 55 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी यहीं एम्स में मौजूद रहे। उसके पहले अमित शाह, राहुल गांधी भी मिलने आए थे। डॉक्टर्स जो एम्स के कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ चेकअप्स की रिपोर्ट आना बाकी है, इसलिए रोका गया है। किसी भी समय मैं बताऊं दीपक सर आपको कि जो मेडिकल बुलेटिन है, ये दूसरा मेडिकल बुलेटिन होगा एम्स की तरफ से, ये जारी हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अंदर थे, जो उनका कॉन्वॉय था वो अंदर था, जैमर्स अंदर था, बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई थी। लेकिन अब किसी भी समय जो रिपोर्ट्स है, जो चेकअप्स हुआ है, सेल्यू वार्ड 2 यानी 2nd फ्लोर पे अटल बिहारी वाजपेयी को रखा गया है। लगातार आप कह सकते हैं मंत्रियों का तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी यहां देखकर जा चुके हैं। लालकृष्ण आडवाणी के आने की खबर है। यहाँ पर डॉक्टर्स जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल चीजें नहीं है। लेकिन जब ये पूछा जा रहा है कि आप डिस्चार्ज क्यों नहीं कर रहे, तो कह रहे हैं प्रिकॉशनरी हो सकता है, हमको अगले 12 घंटे और रखा जा सके, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री का मामला, इसलिए हम रिस्क नहीं उठा सकते। मेरी जानकारी के अनुसार से जो मेरे सूत्र मुझको बताते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ था, यूरिन पास नहीं हो रही थी। उसी के बाद डॉक्टर्स ने यह फैसला लिया कि उनको एम्स शिफ्ट किया जाए और ठीक से सारे चेकअप्स किए जाए। कुछ चेकअप्स हो चुके हैं जिनकी रिपोर्ट्स औसतन नॉर्मल है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स अभी अवेटेड है, जिसके बाद डॉक्टर्स की जो टीम है, जो पैनल है, खुद डायरेक्टर एम्स इसको देख रहे हैं, वो ये बात का फैसला लेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी को कल डिस्चार्ज किया जाए या एक दिन और यहां एम्स में निगरानी में रखा जाए। ठीक है रजत, जैसे ही दूसरा बुलेटिन आएगा हम तुरंत आपके पास आएंगे। आप तुरंत हमें सूचित करिएगा, हम आएंगे, हमारे जो जनरल रनडाउन होगा उसको तोड़ के आपके पास आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एम्स अपने दूसरे मेडिकल बुलेटिन में क्या कहता है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात यूपी में राजनीति के दंग करने वाले रंग की। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्रियों की कोठियों पर जो किचकिच शुरू हुई थी वो थमने का नाम नहीं ले रही। फिलहाल निशाने पर वो बंगला है जिसे सीएम रहते अखिलेश यादव ने बड़े अरमानों से सजाया और खाली करते करते वक्त
क्या क्या जाने उखाड़ ले गए। इतना समझिए कि सरकारी बंगले की तोड़फोड़ कराना समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जी का जंजाल बन सकता है। सूत्रों की माने तो राज्य संपत्ति अधिकारी पूरे मामले को लेकर बेहद सख्त है। खासकर अखिलेश यादव के बंगले में जो तोड़फोड़ की गई है वो हैरान करने वाली है। बताया जा रहा है कि जो बंगले खाली कराए गए हैं उनका रिकॉर्ड से मिलान कराया जाएगा और किसी भी किस्म की गड़बड़ी होने पर नोटिस जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने जिस सरकारी बंगले को खाली किया है उसकी टाइल्स उखड़ी मिली है, जगह जगह तोड़फोड़ की गई है। अब खबर है कि अखिलेश यादव को नोटिस दिया जा सकता है क्योंकि रिकॉर्ड के मुताबिक खाली किए गए बंगले में काफी सामान गायब मिला है। वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार अपने सचिव पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को छिपाने के लिए बंगले को लेकर भ्रम फैला रही है। अब अपना सामान ले जाने को तुम्हें आपत्ति है और टोटी की बात है, कल या परसों में प्रेस करूंगा। जो कंपनी की तुम्हारी टोटी है, जो तुम्हारी बर्बादी है वो दे देना। हम तो कहते हैं हमारा बेडरूम दिखाते, बच्चों का बेडरूम क्यों नहीं दिखाया उन्होंने, या और गेस्ट रूम क्यों नहीं दिखाई, केवल एक खेल का जगह दिखाई, वो हमारी थी, हम ले गए अपना, क्योंकि तुम तो दोगे नहीं अगली जगह जहाँ पे घर पे रहने जा रहे हैं। वहीं अमर सिंह ने ट्विटर पर वीडियो अपलोड कर अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव जी ये बताएं कि जिस बंगले में वो रहते थे उस बंगले का ऐसी, उस बंगले की दर दीवार और उस बंगले का उखड़ा हुआ रोता हुआ रंग रोदन करता हुआ संगमरमरी पत्थर, ये क्या राज्य के राजस्व के खर्चे का था या उनकी जेब का था? और उनकी जेब का था तो इतना बड़ा खर्चा का क्या उन्होंने आयकर रिटर्न भरा है? क्या दिखाया है कि इतना पैसा है कि इटालियन बांदर लगा ले, 100 इसी लगा ले? अखिलेश यादव जहां खुद का बनाया बंगला तोड़वाकर मुसीबत में है, वहीं योगी सरकार अयोध्या का वो गेट तोड़ने जा रही है जिसे राम मंदिर के प्रवेश द्वार के नाम से अखिलेश यादव ने बनवाया था। अखिलेश सरकार में अयोध्या के जिस प्रवेश द्वार की नींव रखी गई थी, योगी सरकार ने उस प्रवेश द्वार को ध्वस्त करने की तैयारी कर ली है। दरअसल अखिलेश सरकार में राजकीय निर्माण विभाग को इस प्रवेश द्वार को बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। इस पर करीब 50 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं और अधूरा काम पूरा करने के लिए 10 लाख रुपए की मांग की गई है। देखिए, ऐसे किसी आदेश हमारे संज्ञान में नहीं आया है। अब जैसा आप बता रहे हैं, आपके माध्यम से ही पहली बार कोई संज्ञान में आ रहा है, लेकिन आदेश अभी हमारे पास मिला नहीं है और न ही किसी से कैसी कोई सूचना मिली है कि कोई इस तरह का आदेश है। अगर आदेश होता है ऐसा कोई, तो उस आदेश के अनुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अब बीजेपी कह रही है कि प्रवेश द्वार सकरा है और मानक के विपरीत है। साथ ही निर्माण कार्य में घटिया सामान का इस्तेमाल हुआ है, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। तो यहाँ गेट बनाया गया था, उस गेट में भारी भ्रष्टाचार था और मानक के विपरीत था। जहाँ पर वह गेट बना था वहाँ पर लाखों की भीड़ का दबाव रहता है, पूर्णिमा को, अमावस्या को, और मेले में तो करोड़ों की भीड़ आ जाती है, जिसमें पिछले 1-2 साल में जो मेले हुए उसमें 1-2 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। इसकी मांग यहाँ जनप्रतिनिधियों द्वारा और जनता द्वारा उठाई जाती रही है। उसकी जांच हुई है, बाकायदे वहाँ रुड़की से सारे इंजीनियर आए हैं, उसकी जांच हुई है, अनियमितता पाई गई है। इसको हटा के भव्य द्वार बनाने का निर्णय लिया गया है। 2019 की जंग को देखते हुए जहां एक और बीजेपी के तमाम नेता देश के अलग अलग लोगों से संपर्क कर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी अपनी एकजुटता को मजबूत बनाने की कवायद में लगा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों विपक्ष के बड़े नेताओं से विचार विमर्श कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की। राहुल से मिलने के लिए शरद पवार सिर्फ एक दिन के लिए मुंबई से दिल्ली आए। राहुल उनसे मिलने उनके जनपद स्थित सरकारी आवास पहुंचे। दोनों में लगभग 45 मिनट की बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक पवार और राहुल के बीच विपक्ष की आगामी रणनीति को लेकर खासी चर्चा हुई। यह कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल पवार से मिले हों। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी बीच बीच में पवार से मिलते रहते हैं। ये मुलाकात इस बात का बड़ा संकेत है कि राहुल गांधी विपक्ष की एकजुटता को लेकर बेहद गंभीर है और वो पवार के लंबे अनुभव का फायदा उठाना चाहते हैं। ये वही पवार हैं जो 2014 लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीधे सीधे बीजेपी को सपोर्ट करने की बात करने लगे, जब शिवसेना और बीजेपी में खटपट शुरू हो गई। और पिछले 7-8 महीनों से उन्होंने जिस तरह से पैतरा बदला है और राहुल गांधी के नजदीक पहुंच गए, वो अपने आप में जरूर आश्चर्य की बात हो सकती है। लेकिन
ये पवार वही हैं जो मोदी को 2 बार बारामती ले गए और उनके साथ स्टेज भी शेयर किया है। और मोदी ने और बीजेपी के तमाम आला नेता गडकरी उनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं, लेकिन पिछले 8-9 महीने से, जैसा मैं बता रहा हूं, राहुल गांधी से उन्होंने अपने संबंध सुधार लिए हैं, क्योंकि राहुल गांधी लगातार व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने जाने लगे। अब वो राहुल के बिल्कुल खैरख्वाह बन गए हैं। हमारी जानकारी और हमारे पुख्ता सूत्रों से पता चला है कि बीते शुक्रवार को राहुल गांधी और शरद पवार के बीच दिल्ली में बैठक हुई, जबकि राहुल गांधी कह रहे थे कि मैं मुंबई भी आके आपसे मिल सकता हूं। वहां पर बातचीत ये हुई कि शरद पवार ने राहुल गांधी को यह समझाया कि कर्नाटक और बाई इलेक्शन में जिस तरह से जीत हो रही है एकजुटता से, अभी आपको उसी पर बने रहना चाहिए, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट में जो चुनाव होने हैं उस पर अपना ध्यान दीजिए, और अगर उसमें कांग्रेस कुछ अच्छा कर लेती है तो आपके प्रधानमंत्री बनने का रास्ता भी खुल जाएगा। लेकिन इसके पीछे भी एक राजनीति है, क्योंकि एनडीए में कई घटक दल जो बीजेपी से नाराज हैं, उनसे भी पवार लगातार संपर्क में हैं। और आज ही सोमवार को उनके एक पूर्व सांसद और पार्टी के महासचिव डीपी त्रिपाठी नीतीश कुमार के साथ बैठक करने पहुंच गए, ताकि उनकी भी ठा ले सके कि वो क्या सोच रहे हैं बीजेपी के साथ अपने संबंधों के बारे में। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में मोदी के खिलाफ बड़ा राजनीतिक चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीएसपी से गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश ने कहा है कि 2019 में बीजेपी को हराने के लिए बीएसपी के साथ हमारा गठबंधन जारी रहेगा। मैं आज कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन रहेगा, और अगर 2-4 सीटें आगे पीछे भी रहेंगी और त्याग भी करना पड़ेगा तो हम समाजवादी लोग पीछे नहीं हटने वाले। हम या बहुत नीचे लाने का काम करेंगे। अब बीजेपी की चिंता है कि ये दोनों कैसे करेंगे एक साथ के साथ। अगर हम गठबंधन ऊपर कर रहे हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी है नीचे करेंगे उन लोगों का साथ लेकर के, उनके साथ खड़े होकर के उनका साथ लेना है हमें और आपको। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का ये बयान बीएसपी अध्यक्ष मायावती के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि दूसरे दलों से गठबंधन तभी होगा जब बीएसपी को सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। उधर अखिलेश यादव का ये बयान कि 2-4 सीटें ऊपर नीचे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में ये तय हो गया कि बीएसपी बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव लड़ेगी। लेकिन यहाँ पर देखना ये भी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस और लोकदल को अपनी तरफ से कौन सीटें ऑफर करता है। इस बयान से सियासी खलबली मच गई है। मायावती ने कहा था कि अगर सम्मानजनक सीटें मिलेंगी तभी गठबंधन होगा, और अब योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भविष्यवाणी की है कि अखिलेश और माया का गठबंधन चुनाव से पहले ही टूट जाएगा। मैच ये उनकी भविष्यवाणी है, कोई अंतिम सत्य नहीं। जल्दी में महागठबंधन बनाने की कोशिश में लगे हैं, और ऐसा महागठबंधन जिसमें जनता कहीं है ही नहीं है। लगातार जनता हमारा साथ दे रही है। केंद्र में सरकार बनाने के बाद देश के तमाम प्रदेशों में भी भाजपा ने अपना जीत का परचम लगाया है, आगे भी जीत का परचम लहराएगा, और विपक्ष मुंगेरीलाल के केवल सपने ही देखता रह जाएगा। हम फिर से सत्ता में आएंगे। अपने राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी का निर्णय उन्हीं को लेना है। उसके वो कितनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे इसका निर्णय ना कांग्रेस ले सकती ना बसपा। ये निर्णय उनका है और ये उनके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। क्या कांग्रेस जो है त्याग करने के लिए तैयार? जब राजनीतिक लाभ करेंगे, एक दूसरे से चिंतन करेंगे, मुद्दों पर सहमति बनाएंगे, तो फिर कुछ दूर साथ चलने का निर्णय होगा। जो फूलपुर और गोरखपुर में पहल की, उसमें सबसे बड़ा मन बहन मायावती जी ने दिखाया, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उससे एक देश के अंदर वातावरण बना है। देश के उस वातावरण को आगे बढ़ाने का काम बहन मायावती जी ने कर्नाटक में किया। अब आने वाले दिनों के अंदर मैं समझता हूं बहन मायावती जी इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के अंदर संविधान के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष जो हमारा ढांचा है उसको बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए इस समय सबसे बड़ा चेहरा है।
लालू के घर में आज क्या कुछ हुआ, ये दिखाने से पहले एक नजर कुछ और खास खबरों पर। अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर संपत नेहरा को हरियाणा पुलिस ने पंचकुला जिला अदालत में पेश किया, जहां से उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। 6 जून को पुलिस ने नेहरा को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। शनिवार को दिल्ली के छतरपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए 1 लाख के इनामी बदमाश राजेश भारती को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि भारती नक्सलियों के संपर्क में था। वह कुछ समय पहले झारखंड से हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेकर आया था। फ्रीडम 251 के नाम से दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन बेचने का दावा करने वाले मोहित गोयल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बार गोयल की गिरफ्तारी रेप के एक मामले को रफा दफा करने की आड़ में जबरन वसूली के आरोप में हुई है। इससे पहले ये ठगी के आरोप में 3 महीने तक जेल में रह चुका है। बीआरडी अस्पताल केस से चर्चा में आए गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान के छोटे भाई कासिफ जमील पर रविवार रात जानलेवा हमला हुआ। उन्हें 3 गोलियां लगी। हमले के पीछे आपसी रंजिश बताई जा रही है। गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। यूपी के कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रोडवेज बस ने 7 लोगों को रौंद दिया। इनमें से 6 छात्र थे, जबकि एक टीचर था। इनकी मौके पर ही मौत हो गई। यूपी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हादसे रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रफ्तार कम करने का फैसला किया है। NHAI ने एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट 120 से घटाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी है। इससे ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाने पर चालान काटा जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने DGCA के उस सर्कुलर पर रोक लगा दी है, जिसमें हवाई यात्रा के दौरान तय सीमा से अधिक लगेज होने पर 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से फिक्स चार्ज रखा गया था। अब कंपनियां 15 किलो से ज्यादा सामान पर 250 रुपए वसूल सकती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जहां संपर्क और समर्थन अभियान में जुटी है, वहीं राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दलितों और किसानों से जुड़े मुद्दे उठाने के बाद अब ओबीसी वोटर्स पर फोकस किया है। इसी कड़ी में राहुल ने आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ओबीसी सम्मेलन में पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। 1 साल में प्रधानमंत्री जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपया 15 उद्योगपतियों को दिया है। किसानों को प्रधानमंत्री जी ने उनके काम के लिए 1 रुपया नहीं दिया है। कर्जा माफ होगा तो 15 लोगों का किसान आत्महत्या करेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, उनके बच्चे मरेंगे, मगर कर्जा माफी उनकी नहीं होने वाली। राहुल ने कहा, बीजेपी के 2-3 नेता और संघ पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 2-3 नेताओं और आरएसएस ने देश को गुलाम बना दिया है, लेकिन जल्द ही यह स्थिति बदलेगी। कांग्रेस पार्टी में और बीजेपी में फर्क क्या मैं आपको बताता हूं। बस चलती है, कांग्रेस पार्टी लोगों को बस में डालती है और फिर बस की चाबी जनता को दे देती है और कहती है भैया देखो चलाओ। बीजेपी की बस में बीजेपी के लोगों को बस में बैठाती है, कहती है भैया तुम लोग चुप हो, एक शब्द मत बोलो, और आरएसएस बस को चलाती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने ओबीसी समुदाय को भरोसा दिया कि कांग्रेस उन्हें उनका हक दिलाएगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस का ये ओबीसी सम्मेलन राजस्थान और एमपी के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बुलाया गया है, जहां ओबीसी मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है। मिशन 2019 के लिए राहुल गांधी ने कमर कस ली है। पहले एसटी का सम्मेलन बुलाया गया और देश भर में कांग्रेस नेताओं से कहा गया कि आप इस वोट बैंक को जोड़िए। राहुल गांधी जानते हैं कि अगर 2019 में अपने आंकड़े बढ़ाने हैं तो कहीं ना कहीं ओबीसी को साधना होगा, क्योंकि राहुल को ऐसा फीडबैक मिला है और आंकड़े ये बताते हैं कि ओबीसी वोट बैंक जहां जहां है वो दिखता नहीं है। जब आप गली में जाएं, मोहल्लों में जाएं तो कम आबादी मिलती है ओबीसी की, लेकिन ये वो वोट बैंक्स होते हैं जो आपके कैंडिडेट को जिताने में मदद करते हैं। इसलिए राहुल चाहते हैं कि ओबीसी को साधा जाए, कांग्रेस से जोड़ा जाए, जिसमें सीटों में इजाफा हो।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की 71वें जन्मदिन पर उनका परिवार एक साथ दिखा। मीडिया के सामने आकर लालू के परिवार ने इस बात को खारिज किया कि तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच किसी भी तरह का मनमुटाव है। बीते दिनों लालू के दोनों बेटों तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच तकरार और अनबन की खबरें सामने आई थी। आज राबड़ी देवी दोनों बेटों के साथ सामने आई। रामचंद्र पूर्वे जैसे आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में लालू के जन्मदिन का केक काटकर यह संदेश देने की कोशिश की गई कि परिवार से लेकर पार्टी तक सब एक है। 71 पाउंड का केक काटने के बाद तेजस्वी ने कहा कि हम दोनों भाई एक साथ हैं और हमेशा रहेंगे। अब लोग कोई भी कुछ भी कहता रहे, हम लोगों में ना कभी कुछ खराब संबंध रहा है ना आगे चल करके रहेगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और हमें जितना माता पिता का आशीर्वाद है उससे ज्यादा हमारे बड़े भाई का मुझ पे आशीर्वाद है। इस प्रकार से इनका आशीर्वाद लगातार समय समय पर हमको मिलता रहा है, आप लोग सब लोग जानते हैं। दरअसल लालू यादव के राजनीतिक वारिस के तौर पर उनके छोटे बेटे तेजस्वी पार्टी से लेकर प्रदेश तक में अपना कद बढ़ाने में जुटे थे। लालू को सजा होने के बाद से अघोषित तौर पर आरजेडी की कमान तेजस्वी के हाथों में ही थी। ऐसे में लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने बागी रुख अख्तियार कर लिया था तो पार्टी से लेकर बिहार तक की सियासत में भूचाल आ गया था। तेज प्रताप जिस बात के लिए राजपाट छोड़कर द्वारका जाना चाहते थे, पार्टी ने समय रहते उसे तवज्जो दी और उनके करीबी नेता राजेंद्र पासवान को प्रदेश महासचिव नियुक्त कर दिया। इसके जरिए तेज प्रताप संदेश देने में सफल रहे कि पार्टी में सिर्फ तेजस्वी की ही नहीं बल्कि उनकी भी बराबर की चलेगी। उन्हें नजरअंदाज करना पार्टी नेताओं के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। दरअसल तेज प्रताप अपने करीबी राजेंद्र पासवान को प्रदेश महासचिव बनवाना चाहते थे। इसके लिए तेजस्वी के करीबी माने जाने वाले बिहार प्रदेश अध्यक्ष शिवचंद्र राम से कहा, लेकिन तेज प्रताप की बातों को उन्होंने तवज्जो नहीं दी। यहीं से बात बिगड़ी और तेज प्रताप ने बागी रुख अख्तियार कर लिया। हालांकि वक्त रहते लालू ने पार्टी में पावर बैलेंस बनाने का फॉर्मूला निकाला और तेज प्रताप के करीबी को उनके मन मुताबिक पद देकर ये साफ कर दिया कि आरजेडी में सिर्फ तेजस्वी नहीं बल्कि तेज प्रताप की भी चलेगी। द्वारिका अब तो नहीं जाएंगे आप? द्वारिका मुहावरा था। द्वारिका जाना यानी इधर इसको गद्दी में बैठाना, उधर जाके पार्टी को मजबूत करना। लोग गलत प्रयास लगा रहे हैं। हाँ, वो तो मुहावरा है, गलत प्रयास लगा रहे थे। कुछ लोग का अलग अलग नीति रहता है। आरएसएस भाजपा वाले दुश्मन लोग अलग अलग नीति पर अपना चलता है, खूब डलवाने, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। केजरीवाल के निशाने पर राजधानी की 7 लोकसभा सीटें हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया, जो पारित भी हो गया है। विशेष सत्र के अंतिम दिन की कार्रवाई के दौरान अपने भाषण में सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होता तो केंद्र और एलजी कोई भी काम नहीं रोक पाते। 2019 में लोकसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में पूर्ण राज्य के दर्जे को सहमति दे दी और बीजेपी के पाले में गेम डाल दिया। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि 2019 में क्या अरविंद केजरीवाल को 7 सीटों पर जीत मिलती भी है या नहीं। राजनीतिक खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर कुछ और अहम खबरों पर। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बार काशी में पंचकोशी परिक्रमा की। योगी ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पंचकोशी परिक्रमा के 5 तीर्थ पड़ावों के साथ ही काशी विश्वनाथ में भी दर्शन पूजन किया। इस दौरान हजारों की भीड़ ने हर हर महादेव के उद्घोष से योगी का स्वागत किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान के एक निर्माणाधीन पुल को भोपाल का बताकर फोटो ट्वीट किया और शिवराज सरकार पर निशाना साधा, लेकिन उनका ये दांव उल्टा पड़ गया। दिग्विजय इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो गए, लिहाजा उन्हें माफी मांगनी पड़ी। जेएमएम अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन की ग्रैंड्स माइनिंग कंपनी पर खनन विभाग 15 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना वसूल सकता है। खुलासा हुआ है कि तय सीमा से अधिक पत्थर खनन किया गया है और उसे बेच दिया गया है। इस कंपनी में बसंत सोरेन के अलावा 2 और लोग पार्टनर हैं।
मध्य प्रदेश के हरदा में बीजेपी नेता प्रहलाद पटेल के बड़े भाई के घर जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी कर 300 क्विंटल चना जब्त किया है। चने की ये खेप छत्तीसगढ़ और हरियाणा से लाई गई है, जिसे हरदा मंडी में समर्थन मूल्य पर बेचने की तैयारी हो रही थी।